एक बच्चा आइसक्रीम लेकर के चला और वहाँ से लेकर के आ रहा, अपनी आइसक्रीम चूसता चला आ रहा और कह रहा तुम्हारी वाली गल गई। तो ये चीज़ें उचित नहीं। गवर्नमेंट को जो चाहिए होता है वो हमसे ले लेती है और जो हमें देना है उसका नंबर ही नहीं आता है। उसे बात करनी चाहिए, छोटी छोटी समस्याएं हैं वो सब समस्याओं का हल हो जाए। व्यापारी ये नहीं चाहता सरकार को कम राजस्व मिले, हम चाहते हैं और ज़्यादा राजस्व मिले, मगर व्यापारी परेशान नहीं होना चाहता। देखिए हम तो कुछ करते नहीं, हम तो पब्लिक से लेके और आपको टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भुगते हैं हम उसका। और रेडीमेड में ऐसा है कि रेडीमेड व्यापार एक छोटे छोटे आदमी तैयार करते हैं तो उस पर टैक्स ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि छोटे व्यापारी जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं और दुकानों में अपने खोल रखा है, तो दुकानों का जो एक छोटा 10 बाई 10 की दुकान है उस पर जो है कमर्शियल टैक्स लगता है, तो उसको कम किया जाए कि रेजिडेंशियल टैक्स लगे। क्योंकि छोटी दुकान सरकार के पास इतनी दुकानें हैं नहीं कि छोटे व्यापारी को दे सके, तो घर में ही खोल लेते हैं छोटा व्यापार, तो उनको छूट मिलनी चाहिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है। हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं, लोग काफ़ी उत्सुक हैं। हमारे साथ लखनऊ के उद्यमी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के तमाम लोग हैं, अलग अलग सेक्टर्स के हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी उत्सुकता क्या है बजट को लेकर, क्या उम्मीदें इनकी जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है उसमें जो पहला बजट आ रहा है उससे इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या ये चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमरनाथ अग्रवाल। किस सेक्टर से आप? रेडीमेड का व्यापार करता हूँ। और रेडीमेड में ऐसा है कि रेडीमेड व्यापार एक छोटे छोटे आदमी तैयार करते हैं तो उस पर टैक्स ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि छोटे व्यापारी जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं और दुकानों में अपने खोल रखा है, तो दुकानों का जो एक छोटा 10 बाई 10 की दुकान है उस पर जो है कमर्शियल टैक्स लगता है, तो उसको कम किया जाए कि रेजिडेंशियल टैक्स लगे। क्योंकि छोटी दुकान सरकार के पास इतनी दुकानें हैं नहीं कि छोटे व्यापारी को दे सके, तो घर में ही खोल लेते हैं छोटा व्यापार, तो उनको छूट मिलनी चाहिए। क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार बदलाव आएगा? जो पहले मोदी सरकार के जो 2 कार्यकाल थे उसमें आपको कुछ राहत मिली थी या इसमें उम्मीद है तीसरे कार्यकाल में? तीसरे कार्यकाल में बहुत उम्मीद है कि अब सरकार पहले बीच वालों के लिए सोचती नहीं थी। अब मोदी का भी बयान आया था कि बीच वाले ज़्यादा परेशान, उनके बारे में भी मैं कुछ कार्य करूँगा। तो अब की ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ हम लोगों के बारे में, बीच के लोगों के बारे में सोचेंगे। क्या वजह रहा? आपने कहा कि पहले नहीं सोचती थी, इस बार सोचेगी, इसका क्या वजह? पहले थोड़ा सा आप जानते हैं कि जब जनता परेशान होती है तो वोट से निकालती है उसका खुन्नस। तो वोट अब की कम पड़ा, उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई, इसलिए उनको एहसास हो रहा है कि वास्तविकता जो है जनता बीच वाली व्यापारी परेशान है, व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है, तो इस काल में हुआ है। ठीक है। तो सर क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर सुमेर अग्रवाल। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ इकाई का चेयरमैन हूँ और मेरा काम है रियल एस्टेट में। हम लोग फ्लैट्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो इसमें सरकार को काफ़ी चीज़ें लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी जो रियल एस्टेट में लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। इसमें काफ़ी सुविधाओं की ज़रूरत है। एक तो जितनी ये LDA और बाकी जो जितने विकास प्राधिकरण हैं ये काफ़ी परेशान करते हैं, तो इनके थोड़ा बदलाव आना चाहिए कानून में भी, क्योंकि जो है काफ़ी तंग किया जाता है। जो बिल्डर्स हैं या छोटे मोटे जो अपना घर भी बनाते हैं तो उनको भी काफ़ी परेशान किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें भी कुछ बदलाव आना चाहिए, जिससे कि दूरियाँ तो मतलब ये ख़त्म हो ये, और कंपाउंडिंग का भी होना चाहिए। अभी जो है ये भी था कि नज़ुल की ज़मीनें जो हैं उसको रिन्यू नहीं होगा, तो आगे चल के जैसे हम लोग की जिन घरों में रहते हैं वो सब भी लीज़ पे हैं, तो आगे चल के उसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आम बजट आ रहा है 23 जुलाई को। जी। इससे क्या उम्मीदें है रियल इस्टेट को लेकर? आप जैसे रियल इस्टेट से जुड़े हैं, रियल एस्टेट में मैं चाहता हूँ कि ये नया जो बजट आ रहा है इसमें जो है एक तो वित्त जो है जो लोन वगैरह मिले वो कम रेट पे मिलना चाहिए, और इसमें जो है अलग इंसेंटिव मिलने चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट का काम है, इसमें काफ़ी लेबर एम्प्लॉय होती है और काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। सीमेंट का है, सरिये का है, और भी सैनिटरी है, तो बहुत इलेक्ट्रिकल है। तो लगभग सभी जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है वो इसमें रहता है।
तो इसकी इस ओर ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ी कटौती भी होनी चाहिए, जो इतनी चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है उस ओर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। सर क्या नाम है? मैं अरुण कुमार अवस्थी, प्रेसिडेंट आईफा टोटा। अरुण भाई, जो इस बार बजट आ रहा है आप कैसे देख रहे हैं उसको और क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें ये हैं कि सबसे पहली बात तो व्यवहारिकता हर काम में होनी चाहिए, हर चीज़ में होनी चाहिए। एक बच्चा आइसक्रीम लेकर के चला और वहाँ से लेकर के आ रहा, अपनी आइसक्रीम चूसता चला आ रहा और कह रहा तुम्हारी वाली गल गई। तो ये चीज़ें उचित नहीं। गवर्नमेंट को जो चाहिए होता है वो हमसे ले लेती है और जो हमें देना है उसका नंबर ही नहीं आता है। 8 ट्रकें 40-40 फीट और 50-50 फीट की हैं, लेकिन आज भी ड्राइवर, कल भी आज से 40 साल पहले भी वो सड़क के किनारे जाता था लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए, आज भी उसकी वही स्थिति है। पहिए बढ़ते चले जा रहे हैं, टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सुविधाएं नदारद हैं। तो आपको जो चाहिए वो तो आप हमसे ले लेते हैं और हम चाहते भी हैं देश का विकास हो। व्यापारी वर्ग टैक्स दे रहा है, जो हमसे चाहिए आप लीजिए, लेकिन आपको जो हमें देना उसका भी तो प्रयास कीजिए। आज स्थितियां ये होती जा रही हैं कि आप भी पत्रकार होने के साथ साथ एक आम कंज्यूमर भी हैं, एक आम नागरिक भी हैं। आप देखिए क्या हालात हो रहे हैं। गाड़ियाँ बढ़ती, आज आप 6 कारें खरीद के लाना चाहें तो 6 कारें खरीद लाइए, कोई पूछेगा नहीं कहाँ खड़ी करोगे, कहाँ खड़ी करेंगे, वो व्यवस्थाएं नहीं है। टैक्स चाहिए तो आप बेचते रहिए। कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बंद कमरों में एसी में बैठ करके नियम कानून बन जाते हैं, व्यवहारिक रूप से जब सड़क पर आकर के देखिए तो स्थितियां बद से बदतर हो जा रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार से ही सारी उम्मीदें हैं, सरकार से ही सारे काम हो, जो सरकार चाहती है वो करवा लेती है और वो हो जाता है। अभी स्थितियाँ पहले से बहुत अजीबोगरीब होती चली जा रही हैं। और नदियों की योजना देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। बजट को लेकर बताइए, बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उस सेक्टर से क्या उम्मीदें आपको कि कुछ ऐसा बजट में जो ये आ रहा है उसमें कुछ ऐसा लाएं जिससे आप लोगों को राहत मिले? जी जी जी, हसीन ख्वाब हम लोग देखते हैं, उम्मीदें करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं सपने कि ये हो गया ये हो गया, लेकिन सुबह उठते हैं तो फिर ऐसा ना हो। व्यवहारिक रूप से लखनऊ इतना बड़ा हो गया, ट्रांसपोर्ट नगर 40 साल पुराना, एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान इंगित करा रहा हूँ। जो वर्तमान ट्रांसपोर्ट नगर है 40 वर्ष पुराना है और मैंने कई बार सरकार से मांग की है कि लखनऊ में बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता की तर्ज पर चारों ओर ट्रांसपोर्ट नगर बसाए जाने चाहिए। उधर की ट्रक को इधर ना आना पड़े, इधर की ट्रक को उधर ना जाना पड़े। तो अभी इस बजट में मैं एक ही मांग रखता हूँ सरकार से कि अगर हो सके, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर चारों छोर पर ट्रांसपोर्ट नगर बसाए जाने चाहिए, महती आवश्यकता है इस समय। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? संजय जायसवाल। किस सेक्टर से जुड़े हैं आप? हम एक्साइज लीकर से जुड़े हुए हैं। क्या उम्मीदें हैं जो बजट आ रहा है तीसरे कार्यकाल का मोदी सरकार के, इससे आपको क्या उम्मीदें, आपके सेक्टर्स को क्या उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीद तो बहुत है। एक डिमांड हमारी ये है कि एक्साइज काम को जो है अभी जीएसटी से अलग रखा गया है। हमारी ये डिमांड है कि पूरे देश भर में जीएसटी से इसको अटैच किया जाए, जीएसटी में इसको लाया जाए, क्योंकि जीएसटी में जब लाया जाएगा तो पूरे देश में जो है एक रेट होगा और हर स्टेट में कोई अलग रेट नहीं होगा, तो जिससे कि कोई तस्करी भी नहीं होगी और आम जनता को रेट में रियायत मिलेगी। जी, हमारे साथ और भी उद्यमी हैं। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह नाम है मेरा और मैं जी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। जी, कौन से सेक्टर से आपका जुड़ाव है? मेरा मैन पावर सप्लाई का काम है। तो मैन पावर सप्लाई को लेकर के इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि ये सरकार को करना चाहिए या आपको उम्मीद है कि इस बार होगा? देश के प्रधानमंत्री जो है छोटे लोगों के विषय में सोच रहे हैं और छोटे लोगों के बीच में बड़ा डिफरेंट का वातावरण है। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी सेंट्रल की साइट पर अपनी लेबर लगाता है, जैसे रेलवे स्टेशन में मुझे लेबर देना पड़े, तो वहाँ पर लेबर को मिलता है 778 रुपये, और अगर उसी प्रकार का लेबर अगर हम नगर निगम में लगाएं तो हमको मिलता है 410 रुपये। ये जो बहुत बड़ा फ़र्क है लेबर की, उसमें इसको सरकार को ख़त्म करना चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि देश में एक मिनिमम वेजेज होना चाहिए। जो श्रम विभाग का कानून उन्होंने बनाया है लेबर के देने के लिए, वो एक नियम होना चाहिए, समान वेतन, चाहे सेंट्रल में करे और चाहे स्टेट में करे, जबकि दिल्ली में ये सब लागू है। तो ये एक मेरी मांग है। दूसरी मांग ये मेरी ये है कि जो वर्कर का हम पीएफ जमा करते हैं, अगर हम प्रोविडेंट फंड जो जमा करते हैं और अगर उसकी लास्ट डेट सरकार ने रखी है 15 तारीख, और अगर हमने 15 तारीख के बाद जमा किया तो उस पर 18% पेनाल्टी है। मेरी ये भारत सरकार से विनम्रतापूर्वक मांग है कि उसमें कम से कम 3 महीने की छूट दी जाए। और अगर मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का चालान बनाया और अगर लेट हो गए तो 18% आपने
हमसे ब्याज वो पेनाल्टी ले ली, यानी 1,18,000 रुपया मुझसे लिया, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका फ़ायदा लेबर को मिले तब तो लगे। मेरे ऊपर से तो पेनाल्टी ली जा रही है, लेकिन उसका बेनिफिट वर्कर को नहीं मिलता है। तो ये है कि उसको 3 महीने की छूट दी जाए और ये पेनाल्टी का प्रावधान खत्म किया जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल अग्रवाल है जी। मेरा खाद तेल का व्यापार है। मैं लखनऊ इकाई के उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की लखनऊ इकाई का कोषाध्यक्ष। सर, क्या उम्मीदें हैं इस बार जो बजट आ रहा है वो कैसे अलग होने वाला है, और आप लोगों की क्या इच्छा है कि सरकार कुछ ऐसा करे कि खाद्य तेल के व्यापार में जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, इससे जुड़े हैं, उनको राहत मिले? देखिए, हम लोग व्यापारी, और जो भी व्यापारी हैं वो कहलाता है बनिया, कि वो बनिया मतलब व्यापारी, व्यापारी मतलब बनिया। और हमारी जो दोनों सरकारें हैं, सेंट्रल की, स्टेट की, दोनों सरकारें व्यापारियों को बहुत अच्छी प्रिय है। हमें सरकार से सिर्फ एक शिकायत है। हमारे जो व्यापारी, हमारे स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा जी, उनका कहना ये था कि अगर सरकार व्यापारियों के साथ मीटिंग करे और व्यापारियों को बुलाए और बुला के तब व्यापारियों पे कानून लगाए, तो हम जितना व्यापारी आज है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, इससे ज़्यादा व्यापारी होगा और इससे ज़्यादा टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट कोई भी बजट बना दे कि हमें इतना टैक्स चाहिए, हम उससे ज़्यादा टैक्स देंगे, न कि कम देंगे। मगर हमारी मांग ये है कि टैक्स कम से कम होना चाहिए। ये नहीं है कि नींबू की तरह निचोड़ ले। सरकार जो है, जैसे आप ये समझिए, गवर्नमेंट ने 7 साल पहले जीएसटी लगाया था, 40 लाख की लिमिट दी थी कि 40 लाख से कम वाले उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे करवा सकते हैं, मगर वो चाहे ना करवाएं। 40 लाख से आपकी अगर 1 रुपये भी सेल बढ़ गई तो आप जीएसटी में आ जाएंगे। आज 7 साल हो गए, 17-18 में जीएसटी लगा था, अब 24 है, 7 साल हो गए। 7 साल में इतनी महंगाई आ गई, मगर सरकार ने कभी किसी व्यापारी से ये समझने की कोशिश की नहीं की कि इस लिमिट को हम क्या करें, 40 ही रखें क्या, ज़िंदगी भर ये 40 ही रहेगी, चाहे महंगाई कितनी हो जाए। जो आदमी 7 साल पहले जितना व्यापार कर पाता था, आज उतने रुपए में उससे आधा व्यापार कर पाता है। दूसरा, समाधान योजना ये लायक, उसके अंदर 1% टैक्स रखा, जबकि इससे पहले जो वैट था उसमें आधा % था। तो हमारे जो नेताजी थे, उनका कहना था कि टैक्स आप कम रखें, आपने 1% क्यों नहीं किया, आप आधा % रखें। अगर वो आधा % रखते तो जितना आज इनको टैक्स मिल रहा उससे ज़्यादा टैक्स मिलता, क्यों, उससे ज़्यादा व्यापारी रजिस्टर्ड होते। अब आज मजबूर है आदमी कि वो कहेगा हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, जबकि रजिस्ट्रेशन 7 साल के अंदर दुगने हो गए सरकार के हिसाब से। इसी तरह टैक्स जो है वो दुगना हो गया, और इनकम टैक्स में 4 साल में दुगना हो गया और 4 साल में ही दुगना हो गए और दुगने व्यापारी हो गए, दुगना टैक्स मिल रहा। अब गवर्नमेंट ने पिछले सालों में वो नई स्कीमें ले आए, जबकि पुरानी स्कीम बढ़िया थी। व्यापारियों की मांग थी कि उसके अंदर इनकम टैक्स में कुछ सीमा बढ़ाई जाए। जैसे व्यापारियों की मांग 10 लाख है, आदमी ये सोचता है कि भाई 10 लाख नहीं करेंगे तो 8 लाख करेंगे, क्योंकि एक आम धारणा हो गई है कि अगर आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए, पिस्तौल का चाहिए, तो आप तोप का लाइसेंस मांगिए, तब सरकार बंदूक का देगी। अच्छा, हाँ, मतलब ज़्यादा डिमांड करे तो नहीं, सरकार डिमांड ज़्यादा, मतलब जब सरकार दे ही नहीं रही है। अब सरकार पीछे कई वर्षों से वो 2.5-3 लाख की छूट दे रही है, उसके बाद वो 12,500 टैक्स छूट दे देते हैं, 2.5 लाख वो हो गया, 5 लाख की लिमिट हो गई। अगर आप जो है इनकम, अगर आपने 5,100,000 रुपये कर ली तो आपको 2.5 लाख की छूट मिलेगी, और 2.5 लाख + 100 रुपये उतने पे इनकम टैक्स देना होगा। तो कोई आदमी क्यों 100 रुपये ज़्यादा दिखाएगा, वो 5 लाख से 100 रुपये कम इनकम दिखा देता मजबूरी में। सरकार चाहती है, सरकार ये जो है वो उनको जो है, जो ये पहले ये स्कीम नहीं थी, शुरू में वैसा ही था। तो उससे क्या हुआ है, जैसे अब हमारे हिंदुस्तान में जो बड़े व्यापारी हैं कुल 0.4% टैक्स देते हैं, वो जो ज़्यादातर टैक्स मिलता है, और बाकी आप ये समझिए 2/3 आदमी टैक्स देता ही नहीं है। केवल सर, ये जो बजट आ रहा है 23 जुलाई को, हाँ,
ज़्यादा समय बचा नहीं है, राहत की उम्मीद है आपको? नहीं, बिल्कुल राहत की उम्मीद है, मगर वो राहत गवर्नमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि वो व्यापारियों से सलाह नहीं करती। चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, वो अपने अधिकारियों से केवल सलाह करते हैं। हमारे व्यापारी नेताओं को बुलाएं तो वो व्यापारी समझाए। व्यापारी ये नहीं चाहता कि हम टैक्स कम दें, हम चाहते हैं हम और ज़्यादा टैक्स दें, केवल परेशानियां कम हो। गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, चूँकि वो सब IAS अधिकारी हैं, उनके पास दिमाग इतना है, वो व्यापारियों को उलझा देते हैं। उस उलझाने के अंदर में, जैसे आप अभी समझिए एक छोटी सी बात, जैसे आपने 1 लाख रुपए का माल हमने आपसे ख़रीद लिया, आपने हमको बेच दिया, बिल दे दिया, हमने आपको चेक दे दिया, कैश हो गया। मगर उसके बाद आपने वो 1 लाख की बिक्री पोल्टर पे अगर गवर्नमेंट के नहीं डाली, GST के नहीं डाली, तो उस 1 लाख का टैक्स हमको देना पड़ेगा। हमारा जैसे खाद्य तेल का काम है, 5,000 टैक्स हो गया। उसके बाद जब 4-5 साल बाद नोटिस आएगी तो 5,000 ब्याज बन जाएगा। फिर वो कहेंगे 20,000 रुपये पेनाल्टी दीजिए आप। भाई हम क्यों दें, हमारी क्या गलती है इसमें? तो ये सरकार इनमें संशोधन नहीं करना चाहते क्योंकि वो व्यापारियों से बात करती नहीं। अगर सरकार को व्यापारियों से बातचीत करनी चाहिए, व्यापारियों से बात करनी चाहिए। छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो सब समस्याओं का हल हो जाए। व्यापारी ये नहीं चाहता सरकार को कम राजस्व मिले, हम चाहते हैं और ज़्यादा राजस्व मिले, मगर व्यापारी परेशान नहीं होना चाहता। देखिए हम तो कुछ करते नहीं, हम तो पब्लिक से लेके और आपको टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भुगते हैं हम उसका। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है। आप किस सेक्टर से आपका व्यवसाय जुड़ा हुआ है? मैं डायग्नोस्टिक किट्स, जो पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, उनको डायग्नोस्टिक किट्स और मशीनें प्रोवाइड कराता हूँ। थोड़ा सा नोबल बिजनेस है मेरा। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा PTC चैनल का कि आपने एक ऐसी चौपाल का आयोजन किया। एक ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है कि जो हमारे छोटे और मझोले व्यापारी हैं, उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुनता। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि नेताओं को बुलाया जाना चाहिए, नेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापार कर रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं उनके, मल्टी मिलेनियर लोग हैं, वो हमारी समस्याओं को न समझ सकते हैं, न जानते हैं, इसलिए वो उस फोरम पर उठा नहीं पाते हैं। और हमारी इतनी ताकत नहीं होती है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के उन पर चर्चा कर सकें। तो इसके लिए मेरा सरकार को ये सुझाव है कि ऐसी क्षेत्रीय चौपालें लगातार आयोजित की जाएं, और ये जो हमारे खंड अधिकारी होते हैं GST में, उनके तत्वाधान में हो सकती हैं। उनके पास सारा डाटा होता है और वो क्षेत्रीय स्तर पर इनका आयोजन कर सकते हैं। ऐसा होने से सरकार के पास बहुत अच्छे फीडबैक जाएंगे, और जिससे सरकार की टैक्सेशन प्रणाली भी सुधरेगी और हमारे ऊपर बोझ भी कम होगा। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। सबसे पहली तो बजट में हमारी मांग ये है कि जो टैक्स की छूट है वो 10 लाख रुपए तक की जाए। जो अभी 5 लाख रुपए है, इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए, क्योंकि आज की डेट में 10 लाख रुपए एक औसत परिवार का इनकम है, और वहाँ तक उसको जो है वो छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना उसका खर्च हो जाता है। अब हम बात करते हैं GST का। GST में जो टैक्स वसूली है, देखिए सबसे पहले अभी भाई साहब ने जो है वो समाधान योजना की बात की। समाधान योजना केवल व्यापारी को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सरकार लेकर आई है। हमने जितना माल ख़रीदा, मैं सपोज़ कीजिए कि मैं समाधान योजना में पंजीकृत व्यापारी हूँ, मैं माल ख़रीद के लाऊंगा, वो रेगुलर जो व्यापारी होगा उससे ख़रीदूँगा, और वो पूरा टैक्स मेरे पर्चे में लगाएगा। उस टैक्स का कोई इनपुट मुझे मिलेगा नहीं। ऊपर से 1% मुझको उस खरीद का और देना है, तो वो माल मुझे और महंगा हो गया। तो समाधान योजना जैसी कोई चीज़ किसी व्यापारी पर नहीं लागू होनी चाहिए। सरकार अंग्रेजी पैटर्न पर हमसे टैक्स वसूलती है। जब उसको टैक्स बढ़ाना होता, अभी 4 दिन पहले मैं किसी डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पर ये बात आई, उन्होंने हमें एक सीट दिखाई कि भाई साहब टैक्स नहीं आ रहा है, टैक्स बढ़वाइए आप लोग। मैंने उनको एक सुझाव दिया था, मैं वो आपको भी बता रहा हूँ। अगर वो सुझाव आप लागू करेंगे, मैं गारंटी करता हूँ कि आपको किसी के यहाँ छापा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। टैक्स उस तरीके से लीजिए। आप तो राम के अनुयायी अपने को कहते हैं भाजपा सरकार, और भाजपा हमेशा ये वादा करती थी जब विपक्ष में थी कि हम कर प्रणाली की जटिलताओं को ख़त्म करेंगे, और ये सत्य है कि मैं निर्भीक होकर ये कह रहा हूँ कि कोई जटिलता ख़त्म नहीं हुई है। भाजपा सरकार के आने के बाद जटिलताएं बढ़ी हैं। अब आते हैं उस बात पर कि मैंने उनको क्या सुझाव दिया था। टैक्स की दरें 3 करिए। आप ये जो 4-6 टैक्स की दरें कर रहे हैं, 28% टैक्स आप जिससे वसूलेंगे वो व्यापारी चोरी ही करेगा, क्योंकि आज की डेट में किसी व्यापारी के पास 28% का प्रॉफिट नहीं है। और जब हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वहाँ प्रॉफिट दिखाई देगा, वो वहाँ से चोरी करेगा।
18% का आप टैक्स लगाएंगे, निश्चित रूप से चोरी होगी। इसको 0%, 3% और 6% की व्यवहारिक दरों पर लाइए, जिससे हर आदमी टैक्स दे सके। उसके बाद मेरा दूसरा सुझाव जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जैसे आप एक रेगुलर व्यापारी को इनपुट देते हैं, ऐसे कंज्यूमर के लिए प्रोत्साहन योजना लाइए, इनपुट दीजिए। कई साल पहले एक योजना दिवाली पर सेल टैक्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ चलाता था कि जो मिठाई खरीद रहे हैं उनके लिए वो इनामी कूपन वगैरह की योजना चलती थी। उसी तर्ज पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने व्यापारी के लिए पोर्टल पे उसके अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं, ऐसे आम जनता का, कंज्यूमर का आप उसके आधार से अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, और जो वो महीने भर में अपनी परचेज़ कर रहा है वो सारे बिल वहाँ से लेगा। जब आप उसको प्रोत्साहन देंगे तो वो हर दुकानदार से बिल मांगेगा, और जब वो बिल मांगेगा तो दुकानदार की मजबूरी होगी कि वो रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसको बिल काट के देगा। इससे एक चेन जो ऊपर से नीचे आप बनाना चाह रहे हो वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगी। जब वो अपने होलसेलर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बिल की डिमांड करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको ये नहीं कह पाएगा कि आप बिना बिल का माल ले लीजिए। अभी रिटेलर खुद मांगता है कि साहब बिना बिल का माल दे दीजिए, क्योंकि उसके पास इतना प्रॉफिट नहीं है, आप 18% दिखा रहे हो उसको, वो चोरी करता है। यही वजह है चोरी होने का, ये वजह है चोरी होने की। अब अगर आपने प्रोत्साहन स्कीम चलाई और उसका महीने भर में जितना भी उसने कंजम्पशन किया है उसका 5% जो टैक्स उसने पेमेंट किया है एक कंज्यूमर ने, मान लेते हैं कि एक औसत परिवार में 10,000 रुपये का सामान खरीदा सबने मिलके, और उसके ऊपर 6% की आपकी दर है, तो 600 रुपया उसने जो है वो टैक्स सरकार को चुकाया। उस 600 रुपये का 5% मात्र 30 रुपये आपको कंज्यूमर को दे देना है। इससे क्या होगा कि वो सारे बिल कलेक्ट करेगा, ईमानदारी से अपने आप आपके पास टैक्स पहुंच जाएगा। जैसे पेड़ जड़ों से जो है वो पानी खींच के ऊपर तक पहुंचाता है, बिल्कुल ऐसे ही पहुंचेगा। एक सवाल है हमारा, ये बताइए कि इस बार जो विपक्ष है वो भी मजबूती के साथ है, तो इसका क्या बजट पे असर पड़ेगा क्या? बजट बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार दबाव में है। विपक्ष अच्छा होने की वजह से, विपक्ष हमेशा अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र की एक ये पहचान है। विपक्ष मुक्त भारत ये कोई नारा नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष जितना अच्छा होगा जनता के लिए उतना अच्छा होगा, और जनता जो है वो सरकार से ये उम्मीद करती है कि सरकार पब्लिक फ्रेंडली हो, न कि पब्लिक का गला घोटने वाली हो। अब अंग्रेजी हुकूमत नहीं है, अब हमारी अपनी हुकूमत है, तो उसी तरीके से हमें अपने अधिकार मिलें, हमें अपना न्याय मिले, हमारे हक मिलें। ठीक है सर जी। सर्विसेज पे जो 18% GST लिया जा रहा है उसको सरकार को कम करना चाहिए, और अगर सरकार उस पर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार अग्रवाल नाम है। कौन से सेक्टर से? मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मूंगफली का। अच्छा, तो आप लोग को भी उम्मीदें हैं इस बजट से? को उम्मीदें हैं कि वही हम तो ये चाहते हैं कि जैसे अब नई सरकार है, अब तीसरा इनका बजट है, हम लोग 60 साल 70 साल भी हम काम कर रहे हैं, तो हमको इतना इनको GST जो जितना देता है जमा करता है या इनकम टैक्स जमा करता है, तो 60 साल या 70 साल के बाद उसको उसमें से कुछ रिफंड दें। पेंशन जैसे कि आप सर्विस में आपको पेंशन मिलती है, हम इनका कर बटोर के आपको देते हैं, हमको क्या मिलता है? हम चोरी करें, और पब्लिक गवर्नमेंट तो ये समझती है चोर है, इन्होंने 20 रुपये वसूले, 2 रुपये जरूर बचाए होंगे, लेकिन ऐसा काम करे ही क्यों? हम करें, हम 70 साल तक कर रहे हैं और उसके बाद हमने आपको मान लीजिए 50 लाख टैक्स दिया या 1 करोड़ दिया, कम से कम 2-4% के हकदार बनते हैं नहीं? सारी ज़िंदगी तो आपके लिए काम किया, बटोर के दिया, और क्या करेंगे? तो हमको उम्मीद है कि ये बात आगे पहुँचे, और इसके लिए जो भी व्यापारी है 60 साल 70 साल, एक तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। जिसने 10 करोड़ रुपया अगर टैक्स दिया, चाहे वो GST दिया हो चाहे इनकम टैक्स दिया हो, खुदा न खास्ता व्यापारी है नुकसान लग गया, उसके बाद उसका क्या हक है? उसको कौन देगा? लड़के उसके अलग हो गए। अब उसने सब दे दिया। जो है पेंशन को लेकर के व्यापारियों को जो टैक्स देते हैं उस पर ध्यान टैक्स, हाँ, किसी भी तरह का टैक्स देते हैं, वो चाहे GST देते हैं चाहे इनकम टैक्स देते हैं, और कम से कम उनका पूरा जोड़े, और उसका कुछ 1-8% भी उसको इंश्योरेंस की तरह या कुछ भी दे। बीमार हो जाए वो कहाँ से करेगा? ठीक है सर। तो मेरा तो ये उम्मीद है कि अगर आप लोग पहुँचाएंगे तो इस पर सुनवाई होनी चाहिए और कुछ बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जो हमारे साथ उद्यमी थे उन्होंने अपनी बात बताई, उन्होंने क्या सरकार से उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर के तीसरे कार्यकाल के, उन्होंने वो बताया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो आम बजट आने वाला है ये इन व्यापारियों के उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इनका विश्वास सरकार पे बढ़ता है, या इनकी जो आस है वो इस बार टूटेगी। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।